दोस्तों इस दुनिया में जितनी भी रिसर्चेस हो रही हैं वो सारी रिसर्चेस एक मेल को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, एक पुरुष को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, लेकिन एक फीमेल को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जाती है। मैं आपके सामने एक सच बता रहा हूँ कि लेबोरेटरी में अगर आप जाएंगे जहाँ पर ट्रायल्स चल रहे होते हैं, जहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे होते हैं, जहाँ पर रिसर्च हो रही होती है, वहाँ पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ मेल्स के सेल देखने को मिलेंगे, फीमेल्स के सेल देखने को नहीं मिलेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर लेबोरेटरी में कोई क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है तो वहां पर आपको चूहे का सेल मिल सकता है, वहां पर आपको कुत्ते का सेल मिल सकता है, लेकिन एक कुतिया का नहीं मिलेगा, एक चूहिया का नहीं मिलेगा। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो इसके कारण क्या होता है ना, यही वो रीजन है जिसके कारण जो वुमेन्स होती हैं उन पर सबसे ज्यादा दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है। कई दफा तो मैं एक चीज यहाँ पर आपको बताना भूल गया कि कुछ जो दवाइयाँ होती हैं जो कि वुमेन्स ओरिएंटेड होती है, जो कि वुमेन्स के लिए बनाई जाती है, उन दवाइयों तक का ट्रायल एक मेल पर किया जाता है। इसी के कारण मार्केट में से 80% दवाइयां वापस मंगवा ली जाती हैं। अब थोड़ा फ्लैशबैक में जाकर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मेल्स पर ही क्यों इतने ट्रायल्स किए जाते हैं। आई थिंक 80% जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट, जो भी रिसर्चेस होती है, वो मेल्स पर होती है। तो क्यों होती है, आखिर फीमेल्स पर क्यों नहीं होती? देखिए, इसका सिंपल सा रीजन है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो बहुत ज़्यादा डिसीजेस बढ़ने लगी, एपिडेमिक्स बढ़ने लगी, तो इन्हीं को ध्यान में रखकर मेडिकल रिसर्चेस भी बढ़ने लगी। अब मेडिकल रिसर्चर्स, डॉक्टर्स ने क्या देखा, साइंटिस्ट ने क्या देखा कि यार जो वुमेन्स होती है उनका हर 3-4 साल में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। मतलब वुमेन्स में कॉन्सिस्टेंटली जो होते हैं हार्मोनल चेंजेस हर 3-4 साल बाद होने लगते हैं, लेकिन जो मेंस होते हैं उनमें हार्मोनल चेंजेस बहुत कम होते हैं। मतलब एज कम्पेयर टू वुमेन, मेंस में ना के बराबर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, या होते भी हैं तो वो बड़े कम होते हैं वुमेन्स के कंपैरिजन में। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि यार अगर हम वुमेन्स पर ट्रायल्स करेंगे दवाइयों के तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उनको हर 3-4 साल बाद डेटा अलग अलग इकट्ठा करना पड़ेगा और फिर उस हिसाब से दवाई बनानी पड़ेगी। तो मार्केट में एज ग्रुप के हिसाब से दवाई लेके आनी पड़ेगी, और ये सारी रिसर्च करने में, इन सारा ट्रायल्स करने में उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि अगर हम मेंस पर ट्रायल्स लेते हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, डेटा बार बार चेंज नहीं होगा, क्योंकि उनमें हार्मोनल चेंजेस नहीं होते हैं, जिसके कारण हम आसानी से मार्केट में दवाई उतार सकते हैं। तो बस यही एक रीज़न है कि मेंस में ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस नहीं होते हैं, और इसीलिए जितने भी मैक्सिमम ट्रायल्स होते हैं, यहाँ तक कि जो वुमेन्स की दवाइयाँ भी होती हैं उनकी भी ट्रायल्स मेन पर लिए जाते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि दिल का दौरा पड़ने पर जो सबसे ज़्यादा डेथ होती है वो वुमेन्स की होती है, मेंस की नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि अगर एक महिला को अगर दिल की बीमारी हुई है, हार्ट की कोई डिसीजेस हुई है, और अगर वो थोड़ी फैटल है, थोड़ी घातक है, तो ये पक्का है कि वुमेन्स की, उस महिला की डेथ हो सकती है। लेकिन अगर मेल को हुई है तो उसके चांसेस हैं बचने के बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू वुमेन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है, एक जो मेल का स्ट्रक्चर होता है और एक जो फीमेल का स्ट्रक्चर होता है, जो एनाटॉमी होती है, फिजियोलॉजी तो हम सबकी सेम है, लेकिन एनाटॉमिकली देखा जाए तो थोड़े चेंजेस हैं हमारी बॉडी में। जैसे कि वुमेन्स का जो स्ट्रक्चर होता है, जो उनका हार्ट होता है, अब वहाँ से जो वेसल्स पास हो रही है, जहाँ से ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, जहाँ से ब्लड सर्कुलेट होकर पूरी बॉडी में जा रहे हैं, तो उनकी जो वेसल्स होती है, जो फीमेल की जो वेसल्स होती है, ब्लड कैरिंग जो वेसल्स होती है, वो थोड़ी पतली होती है, उनका डायमीटर कम होता है। कहने का मतलब है साइज कम होता है। लेकिन अगर मेल का स्ट्रक्चर देखा जाए, मेल की वेसल्स होती हैं वो थोड़ी बड़ी होती है, जिसके कारण जो फीमेल्स की डिसीज है, हार्ट से रिलेटेड कहिए या और दूसरे ऑर्गन से रिलेटेड, वो थोड़ी अलग होती है एज कम्पेयर टू मेल। इसीलिए वुमेन्स की समस्याएं अलग हैं मेल से, और फीमेल्स की समस्याएं अलग हैं। अब यहाँ पर जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, एक दवाई होती है एस्पिरिन नाम की दवाई होती है, जो कि हार्ट के लिए बड़ी कारगर होती है। तो ऐसा पाया गया है कि ये जो एस्पिरिन नाम की दवाई है, ये मेल्स के लिए तो अच्छी है, लेकिन फीमेल्स के लिए अच्छी नहीं है। फीमेल्स पे उतना काम नहीं करती जितना ये मेल्स पर काम करती है। सो एलोपैथिक दवाइयों के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर ठीक है, आप डॉक्टर आपकी बीमारी को पकड़ लिया तो अच्छी बात है, तो वो उस हिसाब से आपको दवाई लिख कर दे देगा। अगर वो आपकी बीमारी को नहीं पकड़ पाए तो, इसीलिए तो कहते हैं ना कि यार डॉक्टर शर्मा की दवाई मेरे को सूट करती है, डॉक्टर चड्डा की दवाई मेरे को सूट नहीं कर रही। आपने ऐसा कई दफा सुना है, और आपके साथ भी ऐसा हुआ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डॉक्टर आपकी बीमारी ठीक ढंग से नहीं पकड़ पाए तो ठीक है, नहीं तो क्या। और वुमेन्स के लिए तो मैंने अभी जो इतनी सारी बातें बताई, ये बेसिकली मैंने वुमेन्स को सेंटर्ड में रखकर बताई है। तो वुमेन्स के लिए एलोपैथिक दवाई बनी ही नहीं है।
हाँ चलो, इन द केस आपको लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, कहीं जाना है और आप अचानक से फील कर रहे हैं कि आपको बहुत जल्दी ठीक होने की ज़रूरत है, तो आपने एलोपैथिक दवाई ले ली। अदरवाइज आपको लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए मैंने हमेशा से आयुर्वेद को प्रमोट किया है, करता था, आयुर्वेद लाइफस्टाइल को प्रमोट करता था, करता हूँ और करता रहूँगा भविष्य में। यही एक आसान तरीका, यही एक नेचुरल तरीका है। आयुर्वेद के अनुसार अगर आप जिएंगे, आयुर्वेद के अनुसार अगर आप बीमार भी पड़ रहे हैं और उस चीज़ को अपनाकर अगर आप ठीक होने की कोशिश करें तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अदरवाइज ये एलोपैथिक दवाई सिर्फ एक तरीका है कि भाई हाँ आप जल्दी ठीक हो गए, लेकिन फिर से वो बीमारी आपको वापस आएगी। क्योंकि एलोपैथिक का काम क्या है? आपकी बीमारी को सिर्फ दबाना, खत्म करना नहीं है। दैट इज वाई। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मैं आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। थैंक यू।